हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली यूपी पीसीएसजे के सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिला होगा। आमतौर पे वो बदलाव आपको मेंस पेपर के अंदर पेपर 1 दैट इज कॉल्ड सामान्य अध्ययन के अंदर देखने को मिला है, और पेपर नंबर 6 जो आमतौर पर लोकल लॉज और पीनल लॉज का पूरा एक बंच ऑफ कॉम्बिनेशन है। यहाँ एक तरफ जीएस पेपर 1 में जो पहले जीएस का पोर्शन था वो एज इट इज रखा गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको 9 नए माइनर एक्ट को पढ़ने का मौका भी मिलता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बैच की शुरुआत टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर की गई है, जहाँ पर हर वो 9 माइनर एक्ट जो आपके जीएस पेपर 1 के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल को अदा कर रहा है, उसके बारे में आपके साथ प्रॉपर एक लाइव डिस्कशन होता है। इस बैच की शुरुआत ऑलरेडी 20 नवंबर सन 2022 से हो चुकी है। अगर बैच की टाइमिंग की बात की जाए तो ठीक सुबह 8 बजे आपकी क्लास की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे अगर हम इसके कुछ एसेंशियल्स एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यूजुअली यहाँ पर लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, जहाँ पर कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव इंटरेक्ट कर सकें। अगर किसी भी वजह से आप लाइव एक्सेस नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम अदर वर्क्स, हाउसहोल्ड वर्क एंड सो ऑन, तो आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी नंबर ऑफ टाइम्स आप एक्सेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू विल ऑल्सो गेट अ नोट्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। इसके अलावा द मोमेंट आपके एग्जाम की शुरुआत होगी, जो भी टेस्ट सीरीज टारगेट फॉर आईक्यू के ऊपर चलाई जाएगी उसके अंदर ही आपको शामिल किया जाएगा। और आप जान रहे हैं कि लगभग एक हफ्ते से हर वो चीज़ जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट आपने आज से पहले यूपी में नहीं देखे होंगे। कुछ एक्ट आपको बिहार के अंदर देखने को मिलेंगे, कुछ एक्ट आपको राजस्थान या अदर स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम यूपी पीसीएसजे की बात करते हैं, तो ये 9 के 9 जो माइनर एक्ट हैं, पहली बार आप इनसे रूबरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन 9 माइनर एक्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहला एक्ट जो आपके सामने निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड आपका द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन एक्ट 1986। आमतौर पे इस एक्ट का एक खास ऑब्जेक्ट है, एक खास उद्देश्य है, और आमतौर पे अगर हम इसके उद्देश्य या ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक ही है कि हम हर उस तरह के एक्ट या एक्टिविटीज़ को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे जो आमतौर पर एडवर्टीजमेंट या आमतौर पर पब्लिकेशन या आमतौर पर सर्कुलेशन के माध्यम से महिलाओं का अशिष्ट रूपण करते हैं, यानी कि उनका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके सामने मैंने शेयर की है जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। जो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट, तो एटलीस्ट यू शुड नो कि व्हाट इज द नोटिफिकेशन नंबर, at least you should know कि what is the date of assent, at least you should know कि what is the date of the notification, at least you should know कि what is the date of the enforcement, and in the last, by hook or by crook, you will have to remember कि what is the preamble as well as the object of this particular act। तो अगर हम इस एक्ट के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये हर उस तरह की एक्टिविटीज को रोकने की काम कोशिश करता है या उनको रेगुलेट करने की कोशिश करता है, जो किसी प्रचार के माध्यम से, जो किसी पब्लिकेशन के माध्यम से, जो राइटिंग या पेंटिंग के माध्यम से, या किसी भी अन्य माध्यम से वो महिलाओं का अशिष्ट रूपण करते हैं। और ये एक बहुत ही छोटा सा एक्ट है और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की संख्या है 10 है, जहां पे नंबर ऑफ सेक्शंस या मोस्ट ऑफ द सेक्शंस मैंने खुद इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके साथ डिस्कस किया है। और आज की क्लास के अंदर भी एक सेक्शन आपके साथ डिस्कस होने के लिए जा रहा है। आमतौर पे ये बात कहता है सेक्शन 7 के बारे में। यूजुअली जब हम सेक्शन 6 और 7 को देखते हैं तो देखिए 6 तो आपका पूरा का पूरा पीनल प्रावधान है, यानी कि दंडात्मक प्रावधान है। अगर हम सेक्शन 3 और 4 को देखते हैं तो बेसिकली वहां पर एक तरफ बात की गई है एडवर्टीजमेंट को रोकने की, तो दूसरी तरफ बात की गई है पब्लिकेशन को रोकने की। और जब हम बात एडवर्टीजमेंट को रोकने की करते हैं या पब्लिकेशन को रोकने की करते हैं तो इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि महिलाओं के प्रति जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन बार बार किया जा रहा है उसको रोका जा सके। आमतौर पे
इस एक्ट के अंदर भी आपको नंबर ऑफ केस लॉज देखने को मिलेंगे। अगर आप हाल फिलहाल की कंट्रोवर्सीज को देखेंगे तो सबसे एक उभरता हुआ नाम आपके सामने निकल कर आता है बॉलीवुड का, और वो है राज कुंद्रा का। इसके अलावा भी कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो इस बात को क्लेम करती हैं कि विदाउट हिज और हर कंसेंट उनको इंडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। यूजुअली ये बात अलग है कि पूरा का पूरा जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज है वो एक सिनेमेटोग्राफिक एक्ट के दायरे में आता है, तो आमतौर पे उनको कहीं ना कहीं इस एक्ट से एक प्रकार का बचाव या प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फूहड़ता, अश्लीलता या इनडिसेंसी के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम सेक्शन 7 की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर जिन कामों को मना किया गया था सेक्शन 3 और 4 में, यहाँ पर उन्हीं कामों को किया जा रहा है, लेकिन ये काम किसी व्यक्ति या विशेष के द्वारा नहीं, बल्कि ये काम प्रॉपर एक कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। आमतौर पे यू नो दैट वेरी वेल कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट कि वो कौन सा व्यक्ति है जो उस कंपनी का इंचार्ज है जिस वक्त ये ऑफेंस कमिट हो रहा था, या इसका प्रयास किया जा रहा था, या ऑलरेडी अपराध घटित हो चुका था। तो आमतौर पे ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि दैट पर्टिकुलर ऑफेंस वाज कमिटेड बाय अ कंपनी। उसके बाद हमें ये भी देखने की जरूरत है जिस वक्त वो सारी की सारी घटनाएं घटित हुई या हो रही हैं उस वक्त उस कंपनी का इंचार्ज कौन है। एंड द मोमेंट वी गॉट द एग्जैक्ट नेम ऑफ द पर्सन हु वाज इन चार्ज ऑफ द रेस्पेक्टिव कंपनी, हम ये मानकर चलते हैं कि ये सारी की सारी चीजें उसके संज्ञान में हो रही होंगी, ये सारी की सारी चीजें उसकी जानकारी में हो रही होंगी, ये सारी की सारी चीजें उसकी मदद के बगैर हो ही नहीं सकती हैं। तो आमतौर पे फिर इस आधार पे हम उसको पनिश करते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो भी कंपनी का इंचार्ज होता है, चाहे वो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे उसका चेयरमैन हो, या उसका केयरटेकर हो, कई बार ऐसी संभावनाएं आती हैं कि हर एक वाकये से दैट पर्सन वाज नॉट अवेयर, हर तरह की एक्टिविटी से वो अवेयर नहीं होता है। तो अगर जो भी कंपनी का उस वक्त का इंचार्ज है, अगर वो कोर्ट के सामने ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रायल अगर वो ये सिद्ध करने में कामयाब होता है कि जिस वक्त ये चीजें घटित हो रही थी उस वक्त उसको इस बात का जरा भी इल्म या जरा भी जानकारी नहीं थी, तो वो अपना डिफेंस ले सकता है। अगर इवेंट वो ये भी प्रूफ करता है कि हुजूर मैंने इसको रोकने की भरसक कोशिश की, मैं जितना बेहतर अपने अधिकार का प्रयोग करके इसको रोक सकता था उतना मैंने किया, लेकिन फिर भी मैं इसमें असफल रहा, तो आमतौर पे हम उस व्यक्ति को वहां पे एग्जाम कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो लोग हैं वो भी एग्जम्पशन के दायरे में आएंगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा जिसकी देखरेख में, जिसकी मदद से वो सारी की सारी एक्टिविटीज वहां पर रन हुई होंगी। तो अगर हम सेक्शन 7 के सिर्फ और सिर्फ बेसिक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले हमें जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर डालनी है। उसके बाद हमें ये देखना है कि कौन सा व्यक्ति उस कंपनी का इंचार्ज है। अगर वो व्यक्ति अपना डिफेंस ले लेता है तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा जिस व्यक्ति की मदद के बगैर, जिस व्यक्ति की जानकारी के बगैर इतनी बड़ी कंपनी में या कोई भी छोटी कंपनी में ऐसी एक्टिविटीज रन हो सके। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं या जो वहाँ के लोकल मैनेजर्स होते हैं, या वहाँ पे अगर कोई सेक्रेटरी है या सचिव है, प्रबंधक है, या कोई भी अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी है, क्योंकि एक कंपनी के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, हर व्यक्ति का वर्क प्रोफाइल भी बिल्कुल अलग अलग होता है। तो आमतौर पे हम ये देखते हैं कि क्या यहाँ पर डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट था कंपनी के, क्या यहाँ पर उसके सचिव यानी कि सेक्रेटरी का इन्वॉल्वमेंट था, क्या वहाँ पर उस कंपनी के मैनेजर यानी कि प्रबंधक का इन्वॉल्वमेंट था, या उन्होंने अगर किसी भी प्रकार की पर्सनल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई होगी तो उनको भी इसके अंदर जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब सवाल यहाँ पर फिर से एक बार वहीं पर आके खत्म हो जाता है कि यूजुअली हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ डेजिग्नेशंस हैं, कुछ पोस्ट हैं। यूजुअली वो पोस्ट आपको कंपनी के मालिक के रूप में देखने में डायरेक्टर के रूप में मिल सकता है,
चीफ मैनेजर के रूप में देखने को मिल सकता है, सेक्रेटरी के रूप में देखने को मिल सकता है, प्रिंसिपल ऑफिसर के रूप में देखने को मिल सकता है, चेयरमैन के रूप में देखने को मिल सकता है। तो आमतौर पर ये वो लोग होते हैं जिनको सजा दी जा सकती है, जिनका प्रॉपर ट्रायल चल सकता है। और अगर ये अपनी सजा से बचना चाहते हैं तो इनके पास दो ही विकल्प है, या तो उन चीजों को बिल्कुल भी ना करें जो द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विमेन एक्ट 1986 के अंतर्गत सेक्शन 3 और 4 में बताई गई हैं, और अगर वो ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनके पास डिफेंस का सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो विकल्प क्या है कि वो ये सिद्ध करें कि जो भी हुआ है वो उनकी जानकारी के बगैर हुआ है, या उन्होंने जब उस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने उन चीज़ों को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो सके। तो ये एक छोटा सा ग्लिम्प था जो बेसिकली सेक्शन 7 के बारे में आपके साथ मैंने डिस्कस किया है, और यूजुअली इसी तरीके से या इससे भी कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ द रिसेंट केस लॉज, या विद द हेल्प ऑफ द लेटेस्ट अमेंडमेंट, विद द हेल्प ऑफ द लिंक स्टडी, चाहे आप इसका लिंक अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको आईपीसी के अंदर ऑब्स्टिनिटी के रूप में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइव क्लासेस के अंदर यूजुअल वे में आपको देखने को मिलती है। तो thank you so much to all of you for all your love and support to the team of Target for IQ. Thank you so much.